हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन शॉट वीडियो है, यानी कि एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको आपका जो सिलेबस है मिड टर्म का सभी चैप्टर के क्वेश्चन जो है आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ज़्यादातर वही क्वेश्चन रखे हैं मैंने जो ज़्यादातर एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से, आप इस पे जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं इसकी PDF डाल दूंगा तो आप इस ग्रुप में जाके PDF को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जनसांख्यिकी या फिर इसको जनांकिकी भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ये हमें समझाना है। तो देखिए, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनांकिकी या जनसांख्यिकी कहलाता है। यानी कि जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है इसमें कि जनसंख्या में जन्म कितने हुए हैं, मृत्यु कितनी हुई है, कितने लोगों ने प्रवास किया है, लिंग अनुपात क्या है, कहाँ पे कितनी स्त्रियाँ ज़्यादा हैं या पुरुष ज़्यादा हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करा जाता है पूरा व्यवस्थित तरीके से। इसी को जनांकिकी या जनसांख्यिकी कहते हैं। और इसके लिए यूनानी भाषा का डेमोग्राफी वर्ड यूज़ किया जाता है। डेमोग्राफी जो है दो शब्दों से बना है। ठीक है, एक डेमोस और दूसरा है यहाँ पे ग्राफीन। तो डेमोस का मतलब होता है लोग यानी कि जनता। ठीक है, और ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन यानी कि लोगों का वर्णन, यानी कि जनता जो होती है उसका वर्णन। अब जनता में जन्म, मृत्यु, प्रवास, लिंग अनुपात ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जनसांख्यिकी जो होता है वो कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, मेनली ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आकारिक जनसांख्यिकी और एक होती है सामाजिक जनसांख्यिकी। ठीक है, आकारिक में क्या होता है, इसमें जनसंख्या का जो आकार होता है, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी जनसंख्या का आकार क्या है, ठीक है, साइज़ बड़ा है या छोटा है। ज़्यादातर क्या होता है कि कई जगह ऐसी होती है जो मतलब एरिया जो होता है वो छोटा होता है पर वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कई ऐसे एरिया होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं पर वहाँ पे लोगों की जनसंख्या कम होती है। तो इसमें मेनली फोकस जो होता है वो जनसंख्या के आकार पे होता है, उसी का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक जनसांख्यिकी में क्या होता है, इसमें जनसंख्या के जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक पक्ष होते हैं इसका इसमें अध्ययन किया जाता है, इस पर विचार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो थे, इनका जो जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत था इस पे आपको चर्चा करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाना। इस पे कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, ये जो माल्थस थे, माल्थस ने एक जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी। ठीक है, तो सिद्धांत को समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने ये कहा था कि जो जनसंख्या होती है ना वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। यानी जनसंख्या कैसे बढ़ती है, पहले 2 होगी, 2 से एकदम से दुगनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर 4 से दुगनी हो जाएगी यानी 8 हो जाएगी, 8 से दुगनी 16, 16 से 32, 32 से 64। इस तरीके से क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि जनसंख्या जो है वो सीधा उसकी 2 गुना होती जा रही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये तो जनसंख्या बता दी इन्होंने कि इस तरीके से बढ़ती है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कृषि उत्पादन होता है यानी जो फसल होती है, जो हमारी कृषि है, खेती है, इसमें जो वृद्धि है वो गणितीय समांतर जो रूप है इसमें होती है। यानी कि जो हमारी फसल है, हमारा जो उत्पादन है वो ऐसे बढ़ेगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, 6 से 8 हो जाएगा, 8 से 10 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा। अब आप इधर देख रहे हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया, यानी सीधा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जनसंख्या। यहाँ पे जो खाद्य उत्पादन है वो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, इस तरीके से। तो अब इनका कहने का मतलब क्या है कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ेगी और खाद्य उत्पादन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में अनाज जो हो गया या जो खेती उत्पादन है उसकी कमी हो जाएगी। जनसंख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी लेकिन अनाज नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। तो इससे जनसंख्या और जो खाद्य सामग्री है, जो खाने पीने की जो हमारी चीज़ें हैं, इसमें एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। ठीक है, यानी आप समझो ना कि जब लोग बहुत ज़्यादा हों और खाने की चीज़ें कम हो तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। अगर लोग कम हो, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें कम हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, संसाधन नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। तो एक असंतुलन पैदा होता है। समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। तो इनका सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हमें समृद्धि बढ़ानी है, हमें विकास करना है, ठीक है, जनता का भला करना है, तो हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा। तेजी से जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, माल्थस जो है इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार
के प्रतिबंध का उल्लेख करा है इन्होंने। एक कैसे मतलब जनसंख्या पे प्रतिबंध लगते हैं, तो इन्होंने बोला है एक है प्राकृतिक निरोध, इसको अवरोध यानी प्राकृतिक अवरोध भी कह सकते हैं। तो प्राकृतिक कैसे, जैसे प्रकृति कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे जनसंख्या कम हो जाती है, जैसे अकाल पड़ गया, हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, जनसंख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। भूकंप आ गया, लोग मरेंगे, बाढ़, युद्ध, बीमारी, इन सब से भी जनसंख्या कम होती है। ये एक तरह से प्राकृतिक कुछ कारक हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्या है, कृत्रिम निरोधी। कृत्रिम मतलब जो एक आर्टिफिशियल, यानी कि जो मनुष्य कर सकता है, ठीक है, ये तो प्रकृति कर रही है, ईश्वर कर रहे हैं, लेकिन कृत्रिम निरोध जो है इसमें हम करते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि जो विवाह की जो उम्र है उसको ध्यान दें, यानी बड़ी उम्र में विवाह करें। एक तो ये तरीका हो सकता है। यौन संयम, ठीक है, यानी कि हमें मतलब जागरूकता होनी चाहिए, यौन संयम होना चाहिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, ठीक है, जनसंख्या जो है नियंत्रण में रखें। फिर क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन। एक ये भी तरीका हो सकता है कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा, और इसकी आलोचना भी हुई है, ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसकी आलोचना भी करी है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम क्यों कर दिया गया। ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था इसका नाम बदल के क्यों किया गया राष्ट्रीय परिवार और ये कल्याण कार्यक्रम। तो देखिए 1975 में जो इंदिरा गांधी थी, इनके कार्यकाल में इमरजेंसी लगा दी गई थी देश में, ठीक है। और इस इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद, जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम था इसका नाम बदल दिया गया था। और इस दौरान क्या हुआ था, लोगों की जबरन नसबंदी करवाई, यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए लोगों की जबरन ही नसबंदी कर दी गई और ऐसे तरीकों को भी छोड़ दिया गया। और इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मतलब मर भी गए थे। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ठीक है। लोगों को जब हम जागरूक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगी। अगला क्वेश्चन है जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताइए। तो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये आपको, अगर आपके पास जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो चलिए यहाँ पे समझा देते हैं। तो देखिए, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है इसमें क्या कहा गया है ये समझिए। इसमें कहते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि है ना, इसके 3 स्टेप होते हैं, 3 चरण होते हैं, ठीक है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो ये पहले चरण में क्या कहते हैं कि इस जो पहला चरण है इसमें जो समाज होता है, इसमें जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो कम होती है, जनसंख्या बहुत धीमे धीमे, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कम होती है। कम होने का कारण क्या है कि समाज जो है वो तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है, तो मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, ठीक है। मृत्यु दर, बहुत सारे लोग मरते हैं, जन्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब जन्म और मृत्यु दोनों ही ज़्यादा होते हैं तो जनसंख्या एक तरह से स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी के नज़रिए से पिछड़े हुए हैं, जागरूकता की उनमें कमी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इसीलिए जन्म दर मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो चरण है, सेकंड स्टेप, इसमें थोड़ी सी स्थिति जो है वो अच्छी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट संक्रमण अवधि होता है, क्योंकि इसमें समाज जो है वो पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में आता है। यानी अभी क्या था कि समाज जो था वो पिछड़ा हुआ था, अब यहाँ पे समाज जो है वो धीरे धीरे उन्नत होता जा रहा है, पिछड़ी अवस्था से निकल के उन्नत हो रहा है। और ऐसे इस दौरान क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है, यहाँ पे स्थिति बदल गई है। कैसे तेज हो गई, देखिए पहले क्या था, छोटी छोटी बीमारी हो जाती थी, लोग मर जाते थे क्योंकि दवाई नहीं थी, इलाज नहीं था बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। आप सुनेंगे जैसे मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, या फिर और डायरिया वगैरह, कोई मामूली सी बीमारी होती है उससे भी लोग मर जाते थे क्योंकि इलाज अवेलेबल नहीं था इस कंडीशन में। लेकिन अब क्या हो गया, अब साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में मनुष्य जो है ठीक हो गया है इस सेकंड स्टेप में, ठीक है। दवाइयाँ उपलब्ध है, अस्पताल उपलब्ध है, इलाज उपलब्ध है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है तो जो मृत्यु दर है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब जो जरा जरा सी बात पे लोग मर जाते थे, इलाज नहीं मिल पाता था या कुछ भी समस्या हो, तो अब मृत्यु दर पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन जन्म दर बढ़ रही है, जन्म तो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे में जन्म ज़्यादा मृत्यु कम, तो क्या होगा, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन है। अब तीसरी स्टेप पे आ जाओ, इसमें क्या होता है, इसमें जो समाज है वो अच्छे तरीके से विकसित हो जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग समझदार होते हैं तो वो ज़्यादा बच्चे भी नहीं पैदा करते, वो 1-2 बच्चे पैदा करते हैं और
क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई बच्चों को पालना है तो उनको सारी सुविधाएं देनी होंगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, समाज में जागरूकता आ जाती है, तो जन्म दर जो है वो भी एक नॉर्मल सी हो जाती है और मृत्यु दर भी ऐसे ही हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी जनसंख्या जो है वो कंट्रोल में आने लग जाती है। ठीक है, स्थिर होने लग जाती है। तो ये तीसरा चरण है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण और जाति में अंतर आपको बताना है। तो दोनों के शाब्दिक अर्थ जो है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के शब्दों का अर्थ आप देखोगे तो अलग अलग मिलेगा। वर्ण जो होता है वो कर्म प्रधान होता है। ठीक है, 4 वर्ण थे और कर्म के आधार पे बांटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से बांटा था। लेकिन जो जाति होती है वो जन्म प्रधान होती है, यानी एक बार किसी व्यक्ति का जिस जाति में जन्म हो गया तो वो हमेशा उसी जाति में रहेगा, उसके बच्चे भी उसी जाति में रहेंगे, उसके बच्चे भी उसी जाति में रहेंगे, जाति। ठीक है, ऐसे चलती जाएगी आगे। वर्ण व्यवस्था जो थी वो लचीली थी, लेकिन जाति व्यवस्था जो थी बहुत कठोर थी। इसमें जाति के नियम होते थे अपने अपने। ठीक है, वर्ण की संख्या जो थी वो केवल 4 थी, लेकिन जाति की संख्या देखो बहुत ज़्यादा थी, 3-3 हजार जातियाँ होती थी, उससे भी अधिक जातियाँ होती थी। फिर जातियों में उपजातियाँ, इस तरीके से होता था। तो ये डिफरेंस है जाति और वर्ण के अंदर। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। इसको आप असमानता भी कह सकते हो। ठीक है, असमानता। तो देखिए, सामाजिक विषमता या बहिष्कार जो है ये हमारी डेली लाइफ की एक वास्तविकता है। क्या है कि भाई ये एक प्राकृतिक और व्यवहारिक है, ये मतलब हर समाज में ऐसा देखने को मिलता ही है। देखिए, चाहे कितना भी समाज डेवलप हो जाए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहती हैं उनके अंदर। प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक जो स्थिति है वो एक समान नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत संपत्ति होती है, अच्छे एजुकेटेड होंगे, उनके पास हेल्थ की सुविधाएं होंगी, ठीक है, सत्ता होगी, उनके पास ताकत होगा, सब कुछ हो सकता है कुछ लोगों के पास। तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास ये भी ना हो, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, जिनके पास रहने के लिए घर भी ना हो, जिनके पास सुख सुविधाएं ना हो, जिनके पास संसाधन ना हो। तो हो सकता है ना ऐसा। तो हर समाज में क्या होता है, एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। तो ये है, तो कुछ लोगों की स्थिति बीच की होती है, यानी कि जो ना तो बहुत ज़्यादा गरीब है और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ये समाज में कुछ भिन्नता होती है, इसको सामाजिक विषमता के रूप में देख सकते हैं, असमानता के रूप में देख सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले जो समूह होते हैं, ठीक है, उनका ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पे उसको अलग अलग स्तर में बांट देना ही सामाजिक स्तरीकरण होता है। देखिए, समाज में वर्ग होते हैं और ऐसे ही स्तरीकरण होता है। जैसे जातियों में देखो, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जाति प्रथा है, और केवल हमारे यहाँ नहीं, दुनिया के बहुत सारे समाजों में ये सिस्टम होता है। जाति प्रथा में भी क्या है, कुछ जातियों को उच्च जाति कह दिया गया, कुछ जातियों को निम्न जाति कह दिया गया। तो ये समाज में स्तरीकरण कर दिया गया है, यानी एक जाति को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है तो एक तरफ एक को कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, स्तरीकरण करना। ऐसे ही देखो, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग गरीब है, तो यहाँ पे भी स्तरीकरण हो गया है। अमीर अलग वर्ग का हो गया, गरीब अलग वर्ग का हो गया। तो ये समाज में स्तरीकरण होता है। सामाजिक स्तरीकरण जो है, इसकी 3 मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएं ये आपके पेपर में आती है। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण जो होता है इसमें व्यक्तियों के बीच में भिन्नता का प्रकार्य नहीं बल्कि समाज की विशिष्टता है। ये भिन्नता को के नज़रिए से मत देखो, हर समाज में ये देखने को मिलता है। ठीक है, आप सोचोगे भारत में ऐसा नहीं, बाकी जगह पे भी ऐसा होता है। तो ये समाज की एक विशिष्टता के रूप में इसको देखा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा के द्वारा समर्थन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी मुख्य समस्या बताइए। तो देखिए, उनकी सामाजिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लाभकारी स्थिति में नहीं होते, या अलाभकारी स्थिति कह सकते हो। समाज से कई जगह पे कटे हुए होते हैं, पूर्वाग्रह और रूढ़ी इनकी धारणाएं होती हैं। ठीक है, इनकी कुछ मतलब रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं, जो अंधविश्वास वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये कमज़ोर होते हैं। तो ये इनकी कुछ मुख्य समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, सांप्रदायिकता जो है एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो कि धर्म से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे समझिए, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति है, मान लो, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो कहता है कि उसका जो धर्म है, यानी उस व्यक्ति का जो धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई भी धर्म हो उसका, अगर वो ये कहता है कि उसका धर्म जो है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है, लेकिन जो दूसरे व्यक्तियों का धर्म है, यानी अदर लोगों का जो धर्म है वो बेकार है। ठीक है, वो अपने धर्म से तो उसे बहुत लगाव, बहुत प्रेम है, लेकिन दूसरों के धर्म से वो बहुत नफरत करता है। तो इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता, यानी एक सांप्रदायिक सोच। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। तो इसको ना राजनीतिक विचारधारा से जोड़ के भी देखा जाता है, धर्म से जुड़ी हुई है ये। सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो राजनीतिक होते हैं, ठीक है, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो धर्म का इस्तेमाल करके सांप्रदायिकता फैलाते हैं। ठीक है, और सांप्रदायिक धर्म के साथ जो संप्रदायवादी होते हैं
ये धर्म के साथ गहन रूप से जुड़े होते हैं। भारत में बार बार आप देखोगे सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, ठीक है। ये एक चिंता का विषय है, इसमें लूटा जाता है, लोगों को मारा जाता है, बलात्कार होते हैं, ठीक है, बहुत मतलब गलत घटनाएं होती हैं। ऐसा ही 1984 में सिखों के साथ हुआ था, 2002 में गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ था, ठीक है, और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं धर्म को लेकर हुआ था। इसके अलावा भी हजारों ऐसे फसाद हुए हैं जिनमें सदैव अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनको नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षतावाद से क्या अभिप्राय है। तो राज्य को देखिए, जो राज्य होता है इसको धर्म से अलग रखना, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है, सरकार, या आप इसको कह सकते हो सत्ता, यानी सरकार सत्ता को धर्म से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षतावाद है। ये यूरोप वगैरह से आया था ये कॉन्सेप्ट। पहले क्या होता था, यूरोप में चर्च जो होती थी वो बहुत पावरफुल होती थी, ठीक है, चर्च का राजनीति में बहुत गहरा अंकुश होता था। लेकिन बाद के समय में जो वहाँ के शासक आए उन्होंने अपनी राजनीति को धर्म से अलग कर दिया, यानी चर्च अलग है, चर्च की एक अलग वैल्यू होगी और राजनीति की एक अलग वैल्यू होगी, ठीक है, यानी राज्य का धर्म नहीं होगा, राज्य में जो भी लोग हैं वो सभी धर्मों के हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट निकला था वहाँ से। हालांकि कई यूरोपियन कंट्रियों में ईसाई धर्म जो था वो वहाँ का मतलब मेन धर्म माना जाता था, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट निकला वहीं से है। तो इसी को जब राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है तो इसको धर्मनिरपेक्षतावाद कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ पे भी राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान माना जाता है और राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा संविधान हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्तावादी राज्य से क्या अभिप्राय है। सत्तावादी राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है, ठीक है, सत्तावादी सरकार, सत्तावादी सरकार कौन सी सरकार होती है, ऐसी सरकार जो एक तरह से तानाशाही पे उतर है, ऐसे अपनी अपनी बस सोचे। तो सत्तावादी जो राज्य होता है यानी सत्तावादी सरकार होती है वो लोकतंत्र राज्य के विपरीत होती है, यानी लोकतंत्रात्मक जो सिस्टम होता है उसके बिल्कुल खिलाफ होती है। इसमें क्या होता है, जब सत्तावादी लोग हो जाते हैं, यानी जब जो सरकार है वो सत्तावादी हो जाती है तो वो जनता की आवाज़ नहीं सुनती, उसके पास तो ताकत होती है और वो अपनी ताकत के दम पे कुछ भी करा सकती है। सत्तावादी राज्य जो होता है वो अक्सर भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इन सब को रोकती है, ठीक है, और सत्ता के दुरुपयोग के संरक्षण के अधिकार जो होते हैं इन सब में कहीं ना कहीं मतलब इसको कंट्रोल करती है, समाप्त करती है, सीमित करती है। भारतीय लोगों को सत्तावादी शासन का थोड़ा अनुभव मिला था इमरजेंसी के दौरान, जब 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा दिया गया था, तब हमारे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सत्तावादी शासन चल रहा था। इस समय क्या था, संसद को निलंबित किया हुआ था, नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो भारत ने भी सत्तावादी व्यवस्था को झेला हुआ है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। और देखिए उस समय क्या था, जनसंचार के माध्यम जो थे उस पर सेंसर व्यवस्था लगा दी गई थी, यानी न्यूज़पेपर हो गया, प्रेस हो गई, उस पर रोक लगा दी गई थी। सबसे कुख्यात कार्यक्रम जो हुआ था नसबंदी, जबरन लोगों की नसबंदी कर दी गई, ठीक है, शल्य चिकित्सा, उनका ऑपरेशन कर दिया गया जिससे कि कई सारे लोगों की मौत हो गई। फिर 1977 के प्रारंभ में चुनाव कराए गए तो लोगों ने बढ़ चढ़कर सत्ताधारी जो कांग्रेस थी उसके खिलाफ वोट डाला था, ठीक है। आगे देखिए, जाति और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम, यानी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं जो जाति और जनजाति को लेकर इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है इसको मिटाने के लिए किए गए हैं। तो देखिए आर्टिकल 17 जो है हमारे संविधान का वो अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है, और दंड का प्रावधान करता है, यानी छुआछूत की समाप्ति करता है, और जो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सजा मिलेगी। फिर अनुसूचित जाति हो गई यानी एसटी हो गए, और अनुसूचित जाति एससी हो जाएगा और जनजाति एसटी हो जाएगा, ठीक है। जो एससी एसटी हैं इनके लिए राज्य और केंद्र के जो विधानमंडल है यहाँ पे भी इनको आरक्षण मिलता है, सरकारी नौकरी में भी आरक्षण मिलता है, अस्पृश्यता अपराध कानून भी लाया गया है, और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अस्पृश्यता उन्मूलन कानून 1989, उच्च शैक्षिक संस्थान जो है यहाँ पे 93वां जो संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी जो ओबीसी है इसको भी आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बदलाव किए गए। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद के अंतर्गत शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पे शासन किया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन ने करा था भारत पे। इसके तहत एक ताकतवर देश जो होता है वो कमजोर देश की जो राजनीतिक आर्थिक और उसको आर्थिक रूप से प्रभावित करने लग जाता है। ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है भारत, अंग्रेजों ने भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है, और भारत उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद जो है उसने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़े।
तो देखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था उसने भारत की जो पारंपरिक आर्थिक ढांचा था उसको ख़त्म कर दिया था। जो हमारे उद्योग होते थे, जो हमारे कारीगर होते थे, जो हमारे शिल्पकार होते थे, बुनकर होते थे, ये सब बेकार हो गए। ठीक है। और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण पुराने जो शहर थे, हमारे प्राचीन शहर जिनका एक अस्तित्व होता था, वो कमज़ोर हो गया। उनके स्थान पे कौन से शहर आ गए? जो उपनिवेश यानी जो अंग्रेज़ों ने नए औपनिवेशिक शहर बसाए थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण हमारी जो कृषि थी, खेती थी, उसमें भी बदलाव आया। हम वो चीज़ें उगाने लगे जो हम पहले नहीं उगाते थे। ठीक है। इन्होंने अंग्रेज जो थे, इन्होंने नील की खेती पे और कपास की खेती पे मतलब ज़्यादा फोकस करा। ठीक है। अंग्रेज जो थे वो ये तय करने लगे थे कि कौन सी फसल हमें उगानी है और कौन सी फसल नहीं उगानी। पहले किसान क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे, अपने अकॉर्डिंग फसल उगाते थे, लेकिन अब उन्हें अंग्रेजों के अनुसार फसलें उगानी पड़ी।